नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इग्नू वाला में। जैसे कि आपको पता है, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विद आंसर्स, जिससे आपको हेल्प मिलती है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और ये सेशन हमारा फोकस रहता है 2024 के जून और दिसंबर सेशन पर। इसमें मेनली क्वेश्चन हमारे इसी के ऊपर फोकस्ड होंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। संसदीय प्रणाली के लाभ और हानि का विश्लेषण करना है हमें। इसमें कीवर्ड्स क्या है हमारे? संसदीय प्रणाली के लाभ और हानि, इनका हमें विश्लेषण करना है। देखते हैं इसके गुण, देखते हैं लाभ, देखते हैं संसदीय प्रणाली के इसके लाभ। पहला क्या है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या होता है? इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। हम जो भी अपने जहाँ पर भी हम रहते हैं उस एरिया से, हम उस क्षेत्र से हम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को चुन के भेजते हैं सदन में, जो कि हमारे लिए काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा वहाँ पे सदन में जाके प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोगों की तरफ से वो सदन में प्रस्तुत होते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? संसदीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। संसदीय शासन प्रणाली लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नागरिकों को सीधे प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार में शामिल होने का अधिकार देता है, अधिकार प्रदान करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये क्या करता है? नागरिकों को सीधे प्रतिनिधित्व देता है हमारे चुने गए नेताओं के द्वारा। वो जाकर सदन में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं नेताओं के माध्यम से हम सरकार में शामिल होते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं हम अपना, सामाजिक समांतरता। संसदीय प्रणाली विभिन्न वर्गों समुदायों और जातियों को सामाजिक समांतरता की दिशा में एक सामंजस्यपूर्ण रूप से बनाने का प्रयास कर सकती है। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है? सामाजिक समांतरता। सामाजिक समांतरता या सामाजिक समरसता मतलब सभी वर्गों को एक साथ मिलजुल के रहने का भावना देती है, क्योंकि हम सभी वर्ग मिलके, जैसे कि कई बार देखा जाता है एक क्षेत्र में कई सारे वर्गों के लोग मिलकर रहते हैं और वहाँ से किसी एक नेता को चुनकर हम सदन में भेजते हैं, तो वो नेता क्या करता है? हम सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो हम सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है मिलकर। इस चीज़ को हम सामाजिक समांतरता कहते हैं। देखते हैं पॉइंट नंबर 3, न्यायपूर्ण निर्णय। संसदीय प्रणाली के माध्यम से लोगों की आवाज़ को सुना जाता है। इसमें क्या होता है? संसदीय प्रणाली के माध्यम से लोगों की आवाज़ सुनी जाती है हमारे चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा। जो सदन में बातें कही जाती हैं उससे क्या होता है? हमारी आवाज़ सुनी जाती है और उसी के बेस पे निर्णय भी लिए जाते हैं, जो एक न्यायपूर्ण और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होती है। ये संवैधानिक कर लेना, इसको, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका ये यहाँ पे गलत हो गया, इसको काट के संवैधानिक कर लेना। संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होती है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, अधिकारों की सुरक्षा। संसदीय प्रणाली लोगों को मौद्रिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में सहायता प्रदान करती है, सहायक हो सकती है, और सरकार को जिम्मेदार रूप से चुनौती देने का कारगर माध्यम प्रदान कर सकती है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें संसदीय प्रणाली क्या करती है? हमारे सबके अधिकारों की रक्षा करती है। यदि सरकार कोई ऐसा डिसीजन लेती है, कोई ऐसी स्कीम बनाती है, योजना बनाती है जो हमारे अधिकारों को पे अतिक्रमण कर रही हो या हमारे अधिकारों का हनन कर रही हो, उनको नुकसान पहुंचा रही हो, तो उसमें हम अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि आजकल आपको एक लाइव एग्जाम्पल आज अब आप देख सकते हैं, किसान आंदोलन के तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत से किसान ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। उस चीज़ के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस चीज़ को हम देख सकते हैं, हम उसमें उसको चुनौती दे सकते हैं या उसका विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है,
आइए अब हम देखते हैं अपना इसके अवगुण यानी कि इसकी हानियां, संसदीय प्रणाली की हानियां। इसकी क्या क्या हानि हो सकती हैं? इसमें कार्यशीलता की कमी हो सकती है। कैसे होती है देखते हैं। कई बार संसदीय प्रणाली में कार्यशीलता की कमी हो सकती है, जिससे सरकार कार्यवाही करने में देरी हो सकती है। सरकार को कार्यवाही करने में देरी हो सकती है। को कार्यवाही करने में देरी हो सकती है और मुद्दों का समाधान होने में समय लग सकता है। इसमें क्या होता है, कई बार डिस्कशन इतना ज़्यादा हो जाता है किसी टॉपिक के ऊपर, संसद में आप देखते होंगे, विधानसभाओं में देखते होंगे, सरकार कोई प्रस्ताव लाई, उस पर डिस्कशन में कई बार टाइम इतना निकल जाता है, कई बार ओपोजिशन डिस्कशन नहीं होने देता, कई बार किसी अन्य कारणों से डिस्कशन नहीं हो पाता है, उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं हो पाता, उसमें टाइम इतना निकल जाता है कि वो चीज़ नुकसानदायक साबित होती है। उसमें दक्षता की कमी हमें देखने को मिलती है, कार्यशीलता की कमी देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 2 इज, ये 1 है, ये 2 है, राजनीतिक बिगड़जाही। कई बार संसदीय प्रणाली में राजनीतिक बिगड़जाही हो सकती है, जिससे नेताओं और दलों के बीच मुद्दों का सही से समाधान नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है, बिगड़जाही का मतलब राजनेताओं के बीच आपस में नहीं बनती है, किसी टॉपिक पे लेकर या किसी विचारधारा को लेकर नहीं बन पाती है उनके बीच आपस में, या फिर कुछ दलों के बीच आपस में नहीं बन पाती है। उससे क्या होती है, दक्षता में कमी आती है, वो कार्यवाही नहीं चलने देते हैं संसद की या सदन की, जिस भी सदन में है वो, उस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। मुद्दों का समाधान करने में देरी होती है इससे। पॉइंट नंबर 3, अधिक खर्च। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, अधिक खर्च। बड़ी संसदें और संसदीय प्रणाली अधिक खर्चीली हो सकती हैं, जो आम नागरिकों के लिए एक चिंता का कारण हो सकती हैं। इसको हम खर्चीली लिख सकते हैं। ये हमारे टाइपिंग मास्टर ने थोड़ा गड़बड़ ज़्यादा कर दी है आज। बड़ी संसदें और संसदीय प्रणाली अधिक खर्चीली हो सकती हैं, जो आम नागरिकों के लिए एक चिंता का कारण हो सकती हैं। ये खर्चीली कैसे हो सकती हैं? अब जैसे हमारे देश में देखते हैं हम, संसद में 545 मेंबर्स तक होते हैं, जो कि एक्टिव मेंबर्स होते हैं। तो उनके लिए, हर एक मेंबर के लिए कुछ कुछ टीम भी रखी जाती हैं, कुछ कमेटियां बनाई जाती हैं। वहाँ पे उन कमेटियों में वो रखे जाते हैं लोग, वहाँ पर उनकी भी सैलरीज होती हैं, और उनको मेंटेन करने के लिए भी जो सदन बनाया जाता है हमारा, उनको मेंटेनेंस भी होती है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो इस वजह से इसको कहा जा रहा है ये काफ़ी खर्चीली होती हैं, जो कि एक आम नागरिक के लिए चिंता का विषय होती हैं। आम नागरिक के लिए चिंता का विषय कैसे? टैक्स आम नागरिक ही देता है, उसके टैक्स का पैसा इन चीज़ों को मेंटेन करने में जा रहा है, ना कि उसके भलाई के लिए लग रहा है ज़्यादा पैसा। इन चीज़ों में मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा जाता है, तो इसलिए उसके लिए ये चिंता का विषय होता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, बिना आपातकालीन निर्णय, या इसको आपातकालीन निर्णय भी कह सकते हैं हम। संसदीय प्रणाली कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में तेवर नहीं दिखा सकती है, और इससे सरकार को दिखा सकती है या दिखा पाती है भी कर सकते हैं हम। दोनों चीज़ें होती हैं, ये कई बार दिखा नहीं सकती है और कई बार दिखा नहीं पाती है। दिखा सकती है पर दिखा पाती नहीं है किसी रीजंस की वजह से, वो देखते हैं हम। इससे सरकार को त्वरित क्रियाशीलता की कमी हो सकती है। इसमें क्या होता है, कई बार रैपिड डिसीजन की ज़रूरत होती है। रैपिड डिसीजन मतलब जैसे कहीं पर कुछ हुआ, उसमें तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, तुरंत निर्णय लेना होता है, पर अन्य रीजंस की वजह से हम मतलब कि सरकार वो डिसीजंस नहीं ले पाती है। उसको हम, उसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, अन्य बिना आपातकालीन निर्णय। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण के संबंध में राज्य के बदलते स्वरूप की चर्चा करनी है। इसमें कीवर्ड देखते हैं, वैश्वीकरण और राज्य का बदलता स्वरूप। ये 2 कीवर्ड है, हमें इनके बारे में बताना है। वैश्वीकरण क्या होता है हमारा, हम भारत देश में रहते हैं, इसकी एक बाउंड्री होती है हमारी, सामरिक सीमा कहते हैं जिसको, उसको तोड़ के हम अन्य देशों के लोगों के साथ, अन्य देशों के बिजनेसेस के साथ और उनकी संस्कृति वगैरह के साथ हमारे संबंध बनते हैं। हमारे यानी कि भारत देश के, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, भारत देश की बात हो रही है, उनके नागरिकों की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है। हमारे भारत के समाज, जितने भी समाज हैं, उनके
अन्य देशों के समाजों के साथ संबंध बनते हैं, आर्थिक संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंध भी बनते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे की सामाजिक परंपराएं भी उन एक दूसरे को अक्वायर कर लेते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। वो चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में वैश्वीकरण। इसके आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं? आर्थिक प्रभाव में समृद्धि और विकास। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे कई देशों ने आर्थिक समृद्धि महसूस की है। वैश्वीकरण ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे कई देशों ने आर्थिक समृद्धि महसूस की है। मतलब कई देश आर्थिक तौर पर समृद्ध हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, रोजगार बढ़ता भी है, घटता भी है। इससे कैसे? रोजगार ऐसे बढ़ता है कि जब बिजनेस किसी देश का बढ़ता है, जब हम किसी देश को, जैसे मान लीजिए भारत किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी क्षेत्र में हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हम अपना बढ़ाते हैं, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, निर्यात बढ़ता है, तो यहाँ पे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, नौकरियाँ जनरेट करते हैं। पर वहीं रोजगार कम कैसे होता है? जब हम किसी देश के साथ, जैसे मान लीजिए अमेरिका के साथ कोई ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ की भी कुछ कंपनियाँ यहाँ पे आकर हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं, अपनी पूंजी लगाती हैं, हमारे देश की कंपनियों में लगाती हैं। पर वो क्या कहती हैं, जैसा आपका पहले सिस्टम चल रहा था उसमें कई बार वो राज़ी नहीं होती, अपने यहाँ से लोग लेकर आते हैं, तो वो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो हमारे लोगों की नौकरियाँ ख़त्म कर देते हैं, उतने लोग हमें यहाँ पे निकालने पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। रोजगार का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इम्पैक्ट होता है। अब देखते हैं इसमें सामाजिक प्रभाव क्या होता है। सामाजिक प्रभाव नंबर 1, सांस्कृतिक आपसी संबंध। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, वैश्वीकरण में जब किसी देश के साथ हमारे रिश्ते बनते हैं, आर्थिक संबंध बनते हैं या किसी भी तरह के संबंध बनते हैं, वहाँ पर हमारे समाज के कुछ लोग जाते हैं, उनके समाज के कुछ लोग आते हैं। तो जब लोग जाते हैं वो अकेले लोग नहीं जाते हैं, अपने साथ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी ले जाते हैं। हमारी परंपराएं वो देखते हैं, कुछ हमारी परंपराओं को वो अपनाते हैं, कुछ उनकी परंपराओं को हम अपनाते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, परंपराओं का, सांस्कृतिक परंपराओं का लेन देन जो होता है, ये हमारा सांस्कृतिक संबंध के रूप में हमें बताया जाता है। सांस्कृतिक संबंध इससे हमारा बढ़ता है। वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़ा है, इसको पढ़ सकते हैं, आपसी रूप से जोड़ा है, और इसने विभिन्न समृद्धि क्षेत्रों के माध्यम से सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा दिया है। विनिमय मतलब लेन देन, एक्सचेंज, ठीक है। सांस्कृतिक विनिमय मतलब सांस्कृतिक चीज़ों के लेन देन को, एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है, सांस्कृतिक विनिमय के लेन देन को बढ़ावा दिया है। भाषाई समृद्धि मतलब जब हम जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, हम अमेरिका जाते हैं या किसी और देश में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा का कुछ हिस्सा भी हम सीखते हैं, कुछ हमारी भाषा में उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। जब वो लोग आते हैं तो यहाँ की भी थोड़ी बहुत भाषा सीखते हैं, वो कुछ अपने तरीके से बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, भाषाई समृद्धि। वैश्वीकरण ने विभिन्न भाषाओं के मध्य संवाद और भाषाई समृद्धि को बढ़ावा दिया है। एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे की भाषा में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो चीज़ क्या होती है, भाषाई समृद्धि, भाषा का विकास होता है उससे। राजनीतिक प्रभाव क्या होते हैं? सामूहिक राजनीति, ये देखते हैं क्या होता है। वैश्वीकरण ने एक सामूहिक राजनीति की भावना को बढ़ावा दिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और यातायात के माध्यम से दुनिया भर में सहयोग का एक माध्यम है। मतलब वैश्वीकरण ने एक सामूहिक राजनीति की भावना को बढ़ावा दिया है, जिसमें कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और यातायात के माध्यम से दुनिया भर में सहयोग का एक माध्यम जनरेट हुआ है, माध्यम बना है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, हमारा वैश्वीकरण से क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बहुत सारी चीज़ों का लेन देन होता है, उसमें ट्रेड होता है, व्यवसाय होता है, और भाषाई लेन देन भी होता है, आर्थिक लेन देन भी होता है। उस चीज़ से क्या होता है, हम लोग जो हैं एक दूसरे के देश में जाते हैं, यातायात बढ़ता है उससे, तो वो चीज़ इसमें बताई जा रही है। राष्ट्रीय राजनीति, अगला पॉइंट क्या है हमारा, राष्ट्रीय राजनीति की प्रभाविता। इसको हम एकता को
काट देंगे। राष्ट्रीय राजनीति की प्रभाविता। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय राजनीति को अधिक अंतर्दृष्टिगत बनाया है और राजनीतिक निर्णयों को विश्व स्तर पर प्रभावित किया है। राष्ट्रीय राजनीति को क्या बनाया है वैश्वीकरण ने? अधिक अंतर्दृष्टिगत बनाया है, मतलब, और राजनीतिक निर्णयों को विश्व स्तर पर प्रभावित भी किया है। ठीक है, अधिक अंतर्दृष्टिगत बनाया है मतलब इसको काट देंगे हम। इसको अधिक अंतर्दृष्टिगत बनाया, राजनीतिक निर्णयों को विश्व स्तर पर प्रभावित भी किया है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। एकात्मक एवं संघीय राजनीतिक प्रणालियों के मध्य अंतर स्पष्ट करना है हमें। इसमें पॉइंट क्या है हमारे की पॉइंट? एकात्मक और संघीय राजनीतिक प्रणालियां, इनके मध्य हमें अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करना है हमें। एकात्मक राजनीतिक प्रणाली क्या होती है? जिसमें एक, जैसे कि पहले के समय में होता था, राजा होता था, एक राजा होता था, उसी का संपूर्ण देश पर पूरा हुक्म चलता था, राज करता था। वो जो भी पॉलिसी वो बनाता था वो पूरे देश पर लागू होती थी। और जैसा कि हमारा देखा जाता है, संघीय राजनीतिक प्रणाली क्या है? जैसा कि हमारे देश में देखी जाती है और भी बहुत से देशों में देखी जाती है। इसका एग्जाम्पल आप अमेरिका को ले सकते हैं, और भी बहुत से देशों में ऐसा होता है, जिसमें कि क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ पे अलग सरकारें चलती हैं, केंद्र में अलग सरकार चलती है। हमारी केंद्र की सरकार क्या करती है? पूरे देश के लिए काम करती है। कुछ विषय हैं उसके पास, उन विषयों पर पूरे देश के लिए वो नीति बनाती है और उसको क्रियान्वयन करती है। राज्य की सरकारें क्या करती हैं? राज्य सूची में कुछ विषय होते हैं, उन पर राज्य सरकार जो है नीतियाँ बनाती है और उनको क्रियान्वयन करती है। वो चीज़ क्या होती है? संघीय राजनीतिक प्रणाली। आइए अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एकात्मक या संगठित और संघीय राजनीतिक प्रणाली दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं को दर्शाती हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर है। इन दोनों में कुछ क्या है? मुख्य अंतर है। एकात्मक संगठित राजनीतिक प्रणाली, एकात्मक को क्या कहते हैं? संगठित भी कह सकते हैं। इसमें सेंट्रलाइजेशन होता है, पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, एक जगह केंद्रित होती है पावर। एक, जैसे कि राजा को मान सकते हैं, या फिर कुछ देशों में भी देखा जाता है प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी पावर होती है, बाकी सब नाम के पद होते हैं, बाकी सारी पावर एक इंसान के हाथ में होती है। वो चीज़ क्या होती है? सेंट्रलाइजेशन या फिर केंद्रीकरण उसको हम कहते हैं। इसका हिंदी में सेंट्रलाइजेशन का लिख लेना आप, केंद्रीकरण। ठीक है। एकात्मक प्रणाली में सरकार केंद्रीय स्तर पर सभी निर्णय और शक्तियों का संचालन करती है। सरकार के केंद्रीकृत स्वरूप को एकात्मकता कहा जाता है। इसमें क्या करती है सरकार? केंद्रीय स्तर पर सभी निर्णय और शक्तियों का संचालन करती है। केंद्रीकृत स्वरूप भी कहा जाता है इसको। इस केंद्रीकृत स्वरूप को एकात्मकता भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, एकल नेतृत्व। वही चीज है, ये थोड़ा बस घुमा के बोल दिया गया है। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, एक लाइन को ऐसे बोला फिर दूसरे तरीके से बोल दिया, सेम चीज है ये। एकल नेतृत्व, एक नेता होता है इसमें, ठीक है, उसी का सब पे होल्ड होता है, बाकी सब नाम के होते हैं, बस सारी पावर किसके हाथ में होती है? एक इंसान के हाथ में। वही चीज इसमें बताई गई है। प्रणाली में एक ही नेता या एक ही पार्टी उत्तराधिकार में हो सकती है। जैसे कि अभी फिलहाल में इसका अगर एग्जांपल देखें तो चाइना हमें देखने को मिलता है। एक ही पार्टी की सरकार है, वहाँ कोई दूसरी पार्टी नहीं है, उसी पार्टी के लोग चुन चुन कर आगे आते रहते हैं। अभी के फिलहाल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके बाद जो अगला प्रेसिडेंट चाइना में होगा वो भी उसी सेम पार्टी से होगा। वहाँ इलेक्शन सिर्फ नाम के लिए होते हैं। एक उत्तराधिकार में हो सकती है और विभिन्न स्तरों पर शासन कर सकती है। वही पार्टी या वही नेता विभिन्न स्तरों पर शासन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, शक्तिशाली सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जो बाकी की छोटी छोटी रीजनल गवर्नमेंट होती हैं, क्षेत्रीय सरकारें जो होती हैं, वो क्या होती हैं? नाम की होती हैं। उनको बस क्षेत्रों पर थोड़ा बहुत अधिकार होता है, परंतु सिर्फ तब तक अधिकार होता है जब तक सेंटर के से किसी चीज़ में वो कोलैप्स नहीं करते, किसी चीज़ में टकराव नहीं होता, बस तब तक उसमें उनके पास पावर होती है। संघीय राजनीतिक प्रणाली, इसमें क्या होता है? पॉइंट नंबर 1,
देश को क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित करना, जैसा कि हमारे देश में देखा जाता है। हमारे देश में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद क्या होता है, राज्य होते हैं बहुत सारे, उनमें राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, उनके मुखियाओं को हम मुख्यमंत्री कहते हैं। फिर उसके बाद राज्य के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनमें गांव होते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभाओं के अपने अपने सरपंच वगैरह होते हैं, वो चीज़ होती है, गाँवों के प्रधान होते हैं। तो इस तरह से, और बाकी निगम पार्षद वगैरह होते हैं, जो निगम होते हैं उनके पार्षद होते हैं, मेयर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे स्तर हो जाते हैं हमारे यहाँ पर सरकारों के। इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। संघीय प्रणाली में देश को विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें राज्य या प्रदेश कहा जाता है। राज्य या प्रदेश कहा जाता है। इन इकाइयों को अपने अपने स्वतंत्र शासन की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्र शासन की स्वतंत्रता होती है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, भौतिकी और सांस्कृतिक विविधता। इसमें क्या होता है, संघीय प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्नता और विविधता को समर्थन करती है और उन्हें अपने स्वतंत्र रूप से विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसका एक एग्जाम्पल हमारे देश में देखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य बहुत सारे देखे जाते हैं हमारे देश में। कितने उत्तर पूर्व के राज्य हैं ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल होता है हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य, जो सीधा सीधा एग्जाम्पल हम जिसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल वैसे और भी हैं, पर हम सिंपल करते हैं तो उस चीज़ को वहाँ पर देखा जाता है। पॉइंट नंबर 3, देश भर में नागरिकों को सकारात्मक रूप से शामिल करना। देश भर में नागरिकों को सकारात्मक रूप से शामिल करना। संघीय प्रणाली नागरिकों को शासन में सकारात्मक रूप से शामिल करने का प्रयास करती है, जिससे नागरिकों को शक्ति का अधिकार होता है। नागरिकों को शामिल किया जाता है, कैसे किया जाता है, विभिन्न स्तरों पर। जैसे कि हमने देखा नगर पालिकाएं होती हैं, उसके इलेक्शन होते हैं, उसके लिए जो सदन में चुन के जो लोग भेजे जाते हैं, प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, वो कौन चुन के भेजता है, वो आम लोग चुन के भेजते हैं। सदन होता है जो राज्य स्तर पर सरकार होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, और बाकी उनको उनके लिए जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उस सदन में, जिनको हम विधायक भी कहते हैं हिंदी में, वो कौन चुन के भेजता है, आम लोग भेजते हैं। और जो सांसद होते हैं, जो संसद में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कौन चुन के भेजता है, उनको भी आम लोग ही चुन के भेजते हैं। तो इस तरह से हमें शासन में शामिल किया जाता है। नागरिकों को शासन में सकारात्मक रूप से शामिल किया जाता है। क्षेत्रीय नेतृत्व, पॉइंट नंबर 4 है हमारा, क्षेत्रीय नेतृत्व। संघीय प्रणाली में क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व और स्वायत्ता होती है, जो स्थानीय चुनौतियों का सही से समर्थन कर सकती है। इसमें क्या बताया, स्थानीय नेतृत्व की बात की जा रही है। जैसा कि अभी हमने देखा, विधायक होते हैं और निगम के नेता वगैरह जो चुन के भेजते हैं, वो चीज़ के बारे में इसमें बात की जा रही है। स्थानीय नेतृत्व और स्वायत्ता होती है। स्वायत्ता मतलब उनको फ्रीडम होती है अपने काम करने के लिए, वो किसी पर डिपेंडेबल नहीं होते हैं। इसको स्वतंत्रता से हम समझ सकते हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग वर्ड है, स्वतंत्रता और स्वायत्ता, पर हम इसको समझने के लिए अभी इसको स्वतंत्रता कह सकते हैं। लिखना हालांकि एग्जाम में हमें स्वायत्ता ही है, जो स्थानीय चुनौतियों का सही से समर्थन करती है। स्थानीय नेतृत्व क्या करता है, स्थानीय लेवल पे जो चुनौतियां होती हैं, जो भी काम होते हैं, उसको करते हैं, उसको समाधान करते हैं। उसके लिए क्या होता है हमारा स्थानीय नेतृत्व। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर हमें क्या करना है, 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, परिसंघ। तो देखते हैं परिसंघ के बारे में। यह एक शब्द है जो विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः यह संगठित समूह को दर्शाता है जो अन्य संगठनों या व्यक्तियों के साथ एकीकृत होता है। परिसंघ को हम कैसे समझ सकते हैं, कोई भी संगठन या कोई भी समूह या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, एक परिसंघ कह सकते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 है सांघिक राज्य, फेडरेशन। सांघिक राज्य मतलब फेडरेशन से होता है। इसे विभाजित और स्वायत्त प्रदेशों या क्षेत्रों के संघ के रूप में समझा जा सकता है, जो सामान्य नियमों और संविधान के अधीन एक साझा सरकार का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका,
भारत और जर्मनी। उदाहरण क्या क्या है इसके? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जर्मनी। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? बेसिकली इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, मोटे मोटे तौर पर हम समझते हैं तो इसमें बहुत सारे राज्य होते हैं जिनकी अलग अलग सरकारें होती हैं। ठीक है, उनकी गवर्निंग बॉडीज़ अलग अलग होती हैं, बट वो सब मिलके क्या करते हैं, वो अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश एक अलग बिल्कुल ही अलग राज्य हो जाए और राजस्थान बिल्कुल ही अलग राज्य। वो सब किसका भाग है? भारत का भाग है। तो ये परिसंघ क्या कहलाता है? हमारा परिसंघ भारत कहलाता है, इंडिया कहलाता है। इस चीज़ को इसमें बताया गया है कि अलग अलग हिस्से होने के बाद भी वो किसी एक चीज़ का हिस्सा होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2 को हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र है, विश्व व्यापार संगठन है WTO जिसको कहते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, IMF है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हो सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, विभिन्न देशों या क्षेत्रों के बीच समझौतों और सहयोग की स्थापना के लिए गठित होती हैं ये चीज़ें। उदाहरण इसके आपको बता ही चुका हूँ मैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न देश मिलके एक संगठन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए WTO के बारे में हम बात करते हैं, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। WTO क्या करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व के व्यापार के लिए जो भी नियम कानून उचित होते हैं वो उसको बनाता है और उसको क्रियान्वयन करवाता है, लोगों से क्रियान्वयन करवाता है, जो भी हमारे मेंबर कंट्रीज होते हैं WTO के उनसे। और जो इसका पालन नहीं करता है इनके नियमों का, उस पर वो फाइन लगाता है। ये चीज़ हमें बताई जाती है। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक या व्यावसायिक संगठन। इसमें हम बहुत सारे देख सकते हैं, जैसा कि एक दिया भी हुआ है उद्यमी समूह। इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। इसको एसोसिएशंस भी कहते हैं, व्यावसायिक समूहों को, संगठन को। जैसा कि आपने देखा होगा, आप सभी के घर के पास कोई ना कोई मार्केट होगी। उस मार्केट में कई बार देखा जाता है, जो बड़ी मार्केटें होती हैं उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है, व्यापारियों के एक संगठन होते हैं। उन संगठनों को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एसोसिएशन। वो किस लिए बनाए गए होते हैं? व्यापारियों के अपने हितों के लिए बनाए गए होते हैं कि व्यापार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। कोई व्यापारी नया आकर, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ 10 रुपये में बिक रही है, कोई व्यापारी नया आया, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, वो उस चीज़ को 2 रुपये में बेचने लगे तो सारी मार्केट ख़राब हो जाए। उस चीज़, इस तरह की चीज़ों के लिए वो ये संगठन बनाए जाते हैं। इस तरह के नियम कानून ये बनाते हैं संगठन और उसका पालन करवाते हैं। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। परिसंघ का मतलब, परिसंघ का मतलब संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है। संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है मतलब परिसंघ का मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है। उससे ऊपर क्या था हमारा? हमारा देश भी एक परिसंघ है, एक संगठन है। किसका संगठन है? वो राज्यों का परिसंघ है वो। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, ये बहुत छोटे लेवल पर हो जाता है। किसी मार्केट में व्यापारियों ने मिलकर, किसी मार्केट में 50 दुकानें हैं, 50 दुकानों के मालिकों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, एसोसिएशन बनाई है। उस चीज़ को हम देख सकते हैं। संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है, इसका मतलब भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से यह किसी भी समूह को जिसमें विभिन्न सदस्यों का साझा संबंध होता है के रूप में देखा जाता है। क्या होता है सामान्य तौर पर? क्या होता है? जिसमें विभिन्न सदस्यों का साझा संबंध हो, मतलब उनका एक कॉमन पर्सपेक्टिव हो, एक कॉमन गोल होता है उसका। उस चीज़ को हम संगठन कहते हैं या परिसंघ कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, परंपरागत उदारवाद। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या है? परंपरागत उदारवाद एक सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत है जो कहता है कि समृद्धि, विकास और सामरिक सुधार का सबसे अच्छा तरीका अपनी परंपरा। सामरिक सुधार का क्या होता है? समृद्धि, विकास और सामरिक सुधार का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अपनी परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य और धार्मिक सिद्धांतों की मानवीयता को समझकर किया जा सकता है। इसमें क्या कह रहा है ये? समृद्धि, विकास और सामरिक सुधार। सामरिक सुधार की जगह आप सामाजिक सुधार भी लिख सकते हैं। सामरिक गलत लिखा हुआ है एक्चुअली,
इसकी जगह सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक सुधार, इन चीज़ों का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्यों को, धार्मिक तत्वों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके अनुसार ही अगर हम आगे बढ़ें तो हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, ये इस चीज़ में बताया गया है। यह सिद्धांत विभिन्न समुदायों, यह सिद्धांत क्या करता है? विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों में पाया जा सकता है और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को सांस्कृतिक संरेखण के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। ये क्या करता है? विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों में पाया जाता है, पाया जा भी सकता है और पाया जाता भी है, जो क्या करता है? और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को सांस्कृतिक संरेखण के साथ जोड़ता है, मतलब संस्कृति के साथ जोड़ता है। जैसे हम देख सकते हैं, विभिन्न एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इसके। सामाजिक सुधार क्या है? हमारी संस्कृतियों के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कि पास्ट में भी होते आए हैं, भूतकाल में भी होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे और करंटली भी चलते ही रहते हैं ये चीज़ें। कुछ मुख्य विशेषताएं जो परंपरागत उदारवाद में प्रमुख हो सकती हैं। कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं हम परंपरागत उदारवाद की। पॉइंट नंबर 1, समृद्धि का समर्थन। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? समृद्धि का समर्थन। परंपरागत उदारवाद में समृद्धि और विकास का मूल धन्यवाद हो सकता है। क्या हो सकता है परंपरागत उदारवाद में? समृद्धि और विकास का जो मूल है, मतलब जड़ है जो, वो क्या हो सकता है? धन्यवाद हो सकता है। लेकिन यह आत्मा और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संतुलन करना भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? लेकिन इसमें आत्मा और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संतुलन करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें क्या होता है? आत्मा और सांस्कृतिक मूल्य जो भी हमारी संस्कृति में पुरानी चीज़ें चलती आई हैं, जो भी काम की चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों का मतलब ये नहीं होता जो भी चीज़ें चल रही थी सारी ही फॉलो करनी है। जो भी काम की चीज़ें हैं, जो आज के सापेक्ष में सही ठहराई जा सकती हैं, वो चीज़ें, उनको हमें क्या करना है? उनके साथ संतुलन करना महत्वपूर्ण होता है, हमारा संतुलन करके चलना चाहिए। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? परंपरागत सिद्धांतों का महत्व। परंपरागत सिद्धांतों का महत्व, इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि परंपराएं और धार्मिक मूल्यों का समर्थन समृद्धि और सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। ये क्या कह रहा है? इस सिद्धांत में माना जाता है कि परंपराएं और धार्मिक मूल्यों का समर्थन समृद्धि और सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। परंपराएं और धार्मिक मूल्य, जो भी हमारी परंपराएं हैं, अच्छी परंपराएं, और जो भी धार्मिक मूल्य हैं, अच्छे धार्मिक मूल्य, उनका समर्थन हमारे लिए समृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है, सामाजिक सुधार के लिए ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? समृद्धि की बाधाओं का समर्थन। समृद्धि की बाधाओं का समर्थन। अब यहाँ पे एक वर्ड है बाधाएं। बाधाओं का समर्थन मतलब बाधाओं को हमें समर्थन करना चाहिए कि बाधाएं आई। क्यों? ये तो थोड़ी विरोधाभासी सी बात लगती है, परंतु इसमें क्या मतलब है इसका कहने का? बाधाओं का समर्थन से मतलब क्या होता है? जब तक बाधाएं नहीं आएंगी हम उसका सोल्यूशन नहीं सोचेंगे और दिमाग का विकास कैसे होगा फिर? इस चीज़ को बेसिकली इसमें बताया गया है, जो मोटा मोटा तौर पे हम समझ सकते हैं। देखते हैं, परंपरागत उदारवाद में भी यह भी माना जा सकता है कि समृद्धि की दिशा में आने वाली किसी भी बाधा का समर्थन करना चाहिए और समृद्धि का लाभ समूह के सभी सदस्यों तक होना चाहिए। इसमें क्या है? सभी बाधाओं का समर्थन होना चाहिए और इसके सोल्यूशन में जो भी समृद्धि होती है उसका लाभ जो है समूह के सभी सदस्यों तक जाना चाहिए, सभी सदस्यों के लिए होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? सामाजिक न्याय और सामाजिक समर्थन। ठीक है, हमारा क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4? सामाजिक न्याय और सामाजिक समर्थन। परंपरागत उदारवाद में सामाजिक न्याय,
सामाजिक न्याय और सामाजिक समर्थन, यहाँ पे सामाजिक कर लीजिएगा फिर से। सामाजिक समर्थन की महत्वपूर्णता हो सकती है ताकि समृद्धि का लाभ समूह के सभी अधिकारियों तक पहुँचे। इसमें भी वही बात कह रहा है जो ऊपर कह रहा है, सामाजिक न्याय और सामाजिक समर्थन की महत्वपूर्णता होती है। जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, सामाजिक समर्थन नहीं होगा, समाज का आपस में एक दूसरे के साथ समर्थन नहीं होगा, तो उसके बिना हम समाज में समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। ये चीज़ इसमें हमें बताई जा रही है और ये सब होना चाहिए, ताकि अगर ये सब होगा तभी तो हम समृद्धि का लाभ समूह के सभी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ये चीज़ इसमें हमें बताई गई है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक होती है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और कंटेंट लाने का। सो धन्यवाद।